जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए जो 100 प्लस टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में हम लोग टेस्ट नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में बीपीएससी 100 प्लस टेस्ट सीरीज दिया गया है, आप उसे निश्चित रूप से शुरू से लेकर के देख लें। इससे आपको प्रीवियस ईयर के पहले प्रश्न कराएंगे जो सारे मतलब आपको ट्रेंड का एक पता चल जाएगा। अब ये मिनी मॉक टेस्ट टाइप में है, तो इसमें जो है लगभग 40 प्रश्नों को संकलित किया गया है, जिसमें कि मैथ के और जीएस से संबंधित प्रश्न सारे शामिल हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो को आप देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर अलाउ करें अंदर, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहीं ना अपने जहाँ भी जिस भी चैनल से जुड़े हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वहाँ पर आप जो है कम से कम इसे एक रिकमेंड करिए अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, अगल बगल जो भी हों, ठीक है, भाई बहन, यार दोस्त, ब्रो प्रो, सबको रिकमेंड करिए ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। देखिए चलिए अध्ययन करते हैं। किसी धन पूर्णांक को डैश से विभाजित, किसी धन पूर्णांक, थोड़ा सुधार कर लीजिए, किसी धन पूर्णांक n को जो है ना 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में, निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा। अब देखिए अगर 7 से विभाजित करते हैं ना तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब जो संख्या बनेगी उसको अगर 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। मान लीजिए कि हम अगर n बराबर, हम क्या मानते हैं, n बराबर अगर 9 मानते हैं ना, 9 मान के बनाइए, अगर 9 में 7 से भाग देंगे 2 शेष प्राप्त होगा। हाँ, 2 शेषफल प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह इसको संतुष्ट कर दिया। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए n प्लस 5 है ना, तो n क्या हो माने हैं, 9 माने है ना, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं, शेषफल पे के रूप में जो है ना, यहाँ पे सुधार कर लीजिए, शून्य प्राप्त होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगर ये इस तरह के प्रश्नों का आप जो है मतलब सॉल्व करिएगा, यहाँ जो है ना, यहाँ भाग है, मतलब 7.2 जोड़ जो है यहाँ ब्रैकेट में है 8.4 बटा 0.12 भाग कर लीजिएगा। उसके बाद गुना है 0.2 माइनस 5 गुना 3, 5 गुना 3 है, उसके बाद प्लस 0.05 प्लस 3। इस तरह इतना तो हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि गुना भाग आप कर लीजिएगा, तो इसका गुना करके आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, यही है ना जी, जोड़ा जाता है, तभी औसत 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो मान देखिए 18 संख्या का औसत है तो योग क्या हो जाएगा, योग मतलब है तो 37.5 को अगर 18 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यदि 6 संख्याओं का औसत x उन सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो यानी मतलब क्या हो गया, 37.5 गुना 18, 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 6 गुना x हो जाएगा। तो अगर जोड़ 6x कर देते हैं, यही जो संख्या आएगा, तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो क्या होती है, तो सभी के औसत में अब संख्या टोटल कितना हो गया, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 18 संख्या और प्लस 6 संख्या, टोटल कितना संख्या हो गया, 24 संख्या। अब इसके औसत में जो है ना 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। इसका औसत कितना है, 37.5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38.5, यही बढ़ोतरी हो गया। अब यहाँ आप ऐसा करिए, हम देखते हैं तो 6 कॉमन ले लीजिए, मतलब 3 गुना 37.5, उसके बाद जोड़ x बराबर 24 गुना 38.5, 6 से कटाइए, 6 चौके 24, इसको 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, मतलब 112.5 जोड़ x हो जाएगा बराबर, इसको अगर गुना करते हैं तो कितना, 5 चौके 20, 15 मतलब 154 हो जाएगा। इसलिए x का मान अगर इसमें घटाते हैं तो 41.5, 154 इधर करिएगा तो माइनस 112.5 बराबर 41.5 इसका आंसर होगा। अब देखिए ये क्या कहता है, यदि a बटा b बराबर है 5/7, तो 5a यहाँ बीच में माइनस दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए, तो 5a माइनस 3b बटा 4a माइनस 2b का मान पूछ रहा है ना। यदि a बटा b बराबर क्या बोल रहा है, 5/7, तो यहाँ पे a के जगह पे 5, b के जगह पे 7 पुट करिए, तो 5 गुना 5 माइनस 3 गुना 7 बटा 4 गुना 5 माइनस 2 गुना 7, पछे कितना हो गया, 25 माइनस यहाँ b का मान कितना है, 5/7 है ना, b का मान कितना, 25 माइनस 21 बटा कितना हो गया, 20 माइनस 14, मतलब 4/6, 2/3, ऑप्शन नंबर 2:3b। अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 81,100 से बढ़ के 9,000 हो जाता है तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, पहले कितना था 81,100 था, अब कितना हो गया 9,000 हो गया, तो बढ़ा कितना है
तो 900 बढ़ा है 900, जिसके साथ में से लगा रहेगा ना हमेशा वो नीचे आएगा, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे आएगा। तो 8100 गुना 100 कर दीजिए, 0 कट गया, 9 एक कम नहीं है, 9 नमा 81, मतलब 100/9 को जब भाग दीजिएगा 9 11 नमा 99, 100, 11.1/9%, यही वाला ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखते हैं, किसी धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर जो है ना 200 है, अगर ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक हो तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पे ब्याज पहले निकाल लीजिए। तो मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर गुना 100, मूलधन है, मूलधन x है गुना समय 8 वर्ष है, दर 10 है बटा 100 है, अंतर पूछ रहा है ना। तो इसको करिए इसे कि पहले बड़ा वाला में छोटा वाला, पहले यहाँ पे 10 वर्ष निकाल लीजिए, नहीं तो माइनस में चला जाएगा, इसीलिए अंतर मतलब पहले 10 वर्ष ले लीजिए। दर तो दोनों में सेम है, इसीलिए 10 का 10 ही रहा, माइनस x गुना इस बार 8 वर्ष है, 8 गुना दर तो 10% है बटा 100 बराबर कितना है 200। यहाँ से आप मूलधन तो निकाल लीजिएगा ना, 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, मतलब x माइनस 8x बटा 10 बराबर है 200। एलसीएम लीजिएगा 10 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ कितना हुआ 10x, इससे भाग दिए तो 10 बार में कटा, 10 बार में भाग लग गया, नहीं कुछ इसके आगे एक ना, 1 से 10 में भाग दिया, 10 बार में भाग लग गया, इसको गुना कर दिया तो वही 10 लिखे, माइनस 10 से 10 में भाग दिए तो एक बार में 8x बराबर हो गया 200, मतलब 2x बटा 10 बराबर हो गया 200। 2 से इसको जब हम कटाएंगे तो 100 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1000 हो जाएगा। ए और बी इस तरह का प्रश्न जो है ना एक तरह से कहिए आपको उपहार में मिलता है नंबर, इस सब चीज़ को मत मिस करिए। ए अकेले 30 दिनों में तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा, ए 30 दिनों में करता है, तो 1/30 जोड़ बी बराबर 1/10, बी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया 30, 10 या 30 माइनस 30 का 30, 3 में गया 2/30, 15 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखते हैं, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मान लीजिए ट्रेन तो यही है और प्लेटफॉर्म ये है, 30 सेकेंड में जो है ना 30 सेकेंड में ये इसको पार कर जा रही है। तो अगर हम आप पहले क्या होता है समय देखिए, यहाँ पे है ना आप दूरी निकाल लीजिए, दूरी एक जगह पे करिए तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो दूरी कितना हो जाएगा, पहले 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो पहले ट्रेन की लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितना है x है, पहले ट्रेन x है, जब ट्रेन छुक 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 करते हुए जब आया प्लेटफॉर्म पर तो ये प्लेटफॉर्म में 180 मीटर लंबा है, तो 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इतना दूरी जो है ये कितना हो गया दूरी हो गया, ये निकल गया, ये दूरी मिल गया हमको। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर में है फिर सेकंड में, एक अकेले किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, और समय कितना है 60 सेकंड है। 18 से 18 चौके 72, x प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 चौका 20, यहाँ हो गया आपका कितना x प्लस 180 बराबर कितना हो गया आपका 1200 हुआ ना जी। तो x बराबर कितना हो गया 1200 माइनस 180 बराबर कितना हो गया 1020 मीटर। 1020 मीटर हमको ट्रेन की लंबाई निकल गया। अब ट्रेन द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, यही ना जी। दूरी कितना है 1020, चाल कितना है ट्रेन का 72 किलोमीटर है ना, तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में आप बदल लीजिए 5/18, 18 चौके 72 और 5 चौका कितना होता है 20, ई सुना कट गया और 2 पंचा क्या कहते हैं कितना हो गया जी, आप इसको जब भाग लगाइए तो कितना हो 2 पंच 10, 2 51 सेकेंड में निकलेगा। 51 सेकेंड किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखते हैं, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। मान लीजिए का आयु कितना है 2x है और 3x, अजय का मान लीजिए x है, दोनों का x से मान के चलिए अनुपात में दिया गया। 4 साल पहले उसकी उम्र 3:5 के अनुपात में थी, 4 साल पहले, तो 4 साल माइनस कर देते हैं तो उसकी उम्र कितना था 3:5। यहाँ से किसका पूछ रहा है विजय की उम्र ज्ञात कर रहे हैं, ये है अजय और ये है विजय, यही ना। तो ये इसमें आप 3x का मान निकालना है, तो इसको गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए, 5 दूनी 10x माइनस 20 बराबर 3 तिया 9x माइनस 4 तिया 12। तो इसमें क्या 10x माइनस 9x बराबर माइनस 12 और प्लस 20 हो गया, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो अतः विजय की उम्र कितना हो जाएगा, अजय और विजय 2:3 8 तिया, विजय की उम्र कितना हो जाएगा, विजय की 3x है, 3 गुना 8 बराबर हो गया 24, यहाँ का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन, देखिए जो आता है ना बेलनाकार, तो बेलन का फार्मूला लगेगा। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। यदि उसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में, आयत है देखा बेलन का, देखें आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है ना, सॉरी आयताकार टब में उबाल देना है, ठीक है। और टब में पानी का स्तर जो है ना क्या कहते हैं स्तर इतना सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाता है, स्तर कितना सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाता है, तो आयताकार है तो वो घनाकार टाइप का है, किसका है घनाकार। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आयत का क्या कहते हैं
तो ये आयताकार है ना, मतलब घनाकार है, समझे कि नहीं। तो घनाभ हो गया, वो आयत नहीं है, घनाभ हो गया। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चूंकि आयतन और आयतन दोनों का बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। जब देते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उतने रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखिए, तो बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका घनाभ का आयतन क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई आर का मान कितना है? 30 है, तो 30 गुना 30, 30 का स्क्वायर है। एच का मान है 42, 42 हो गया। इसमें लंबाई कितना है? 75 है। चौड़ाई कितना? 44 है। ऊंचाई हमको निकालना है। यहाँ पर से आप ऊंचाई निकाल लीजिएगा कटा उठा करके। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 30 गुना 30 गुना 42 बराबर 75 गुना 44 गुना एच। यहाँ से एच का मान निकालिएगा तो 30 सेंटीमीटर आएगा। तो 30 सेंटीमीटर किसमें? एच का मान निकालेगा 36 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीएस सेक्शन को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट पे जो है स्पीडी साइंस जीके करके आप निश्चित रूप से उसको एक बार कंप्लीट देख लीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जीएस का एक कंप्लीट आपका जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, विविध से लेकर के वो, तो ताकि आप जब एग्जाम बीपीएससी वाला दीजिएगा तो देखिए जीएस का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आईएएस के लिए अलग जीएस होता है, पीसीएस वाले के लिए अलग जीएस होता है, मतलब यूपीएससी के लिए अलग होता है, एसएससी के लिए अलग होता है, रेलवे, ऐसा जीएस होता है। आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। देखिए इस सेट में कम से कम हम 100 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करा देते हैं, तो लगभग 100 प्लस सेट होता है, तो लगभग आपका 10,000 से ऊपर जो है एमसीक्यू हो जाता है। तो क्वेश्चन कहाँ से जाएंगे? इसी में से रहेंगे। इसलिए हमारी टीम आपके पीछे काम करती है। तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ अपने दोस्तों में निश्चित रूप से आप इसे शेयर करिए, तो इससे ताकि हमारा और हमारी टीम का भी जो है मनोबल बढ़ा रहे। और हम आपके लिए जहाँ कंटेंट पिकअप कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे एनसीईआरटी से बनाए गए, तो बनाने में टाइम लग रहा है। तो हमारा भी प्रयास लगे कि नहीं सराहनीय किया जा रहा है, तब भी हम और नए नए तरीके के इनोवेटिव, जैसे मैथ रीजनिंग का स्पेशल 15 क्वेश्चन लाएं कम से कम 10 मिनट के अंतर्गत, आपका टोटल टाइप कवर हो जाए। इस तरह के इनिशिएटिव निश्चित रूप से हम चलाएंगे। चलिए आगे अब अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्या था? निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया? तिरंगे झंडे की जब बात किया है तो यह स्वदेशी आंदोलन जो हुआ ना, तो वह 7 अगस्त 1906 को जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे पहले ग्रीन पार्क जो कलकत्ता में है, ग्रीन पार्क में झंडे को फहराया गया था ग्रीन पार्क में। तो उसके बाद फिर 1907 दूसरी बार जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, तो वह पेरिस में फहराया गया था, और किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा जी के द्वारा फहराया गया था, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। और याद रखने वाली ये अब बात यह है कि अब तक जो है ना, वो राष्ट्रीय ध्वज में अब तक 6 बार जो है परिवर्तन हो चुका है। कितना बार? 6 बार परिवर्तन हो चुका है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन में पहली बार। दूसरी बार किस आंदोलन में बोलिए आप सभी? पेरिस आंदोलन में। पेरिस में किसने? मैडम कामा ने। अब तक कितने बार? 7 बार हो चुका है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया? तो इसे वैलेंटाइन सिरोल मतलब भारतीय अशांति का जनक माना गया। वैलेंटाइन सिरोल कौन थे? एक ये ब्रिटिश पत्रकार थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1890 में जुड़े थे। अगला देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि जो है ना, सदस्यों के कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जितने साइमन कमीशन को जो भेजा गया था, तो यह साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था, और भारत के संवैधानिक सुधार के लिए इसे भेजा गया था, संवैधानिक सुधार की स्थिति के लिए इसे भेजा गया था। और इसलिए इसमें चूंकि सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका अन्य नाम श्वेत कमीशन भी इसी को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण लगभग संपूर्ण भारत में फैलाता हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सेरेन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? सेरेन जो है ना प्लूटो का है, और प्लूटो को जो है 2006 में जो है मुख्य रूप से इनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, और ग्रह जो है इसको हटा दिया गया था। अगर प्लूटो की बात करें, इसके 5 उपग्रह हैं, 5 उपग्रह हैं प्लूटो के, अपने 5 चंद्रमा हैं, और सबसे बड़ा जो है उसमें सबसे बड़ा जो है वही है साइरेन साइरेन जो है वह सबसे बड़ा है। तो किसका है? तो प्लूटो का है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो यूरोप नहीं था। देखिए पहले जिस समय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ना, वेगनर साहब ने दिया था, द्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यह वेगनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर साहब के द्वारा दिया गया था। कब दिए थे? 1912 में। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, याद रखिएगा। लेकिन वेगनर साहब का नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा, इसे याद ना भी रख पाए तो सबसे पहले जो विशाल भूखंड था वह पेंजिया था। क्या था? पेंजिया था, मतलब एक तस्तरी नुमा था, और ये चारों तरफ जो जल से जो घिरा क्षेत्र था, इसको पेंथालासा कहते हैं, पेंथालासा। फिर पेंजिया 2 भागों में टूटा प्लेट घूमने के कारण, ऐसा उन्होंने वेगनर साहब ने इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया। एक बना अंकारा लैंड,
अंकारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ही जैसे दक्षिण अमेरिका आ गया, ये दक्षिण अमेरिका का देश। फिर आज का आपका अफ्रीका का देश इसमें आता है, फिर इंडिया आता है, इंडिया के बाद मेडागास्कर का क्षेत्र आता है, मेडागास्कर के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके बाद जो शेष बचा यूरोप का क्षेत्र, यूरोप जो है वह किस में आ गया, तो अंकारा लैंड के अंतर्गत यूरोप आ गया। चलिए अगला देखते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह स्थान जहां भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहते हैं। तो उसको भूकंप का अवकेंद्र भी कहा जाता है या भूकंप का मूल केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ मान लीजिए भूकंप अगर यहाँ आता है तो इसी को भूकंप का मूल केंद्र कहा जाता है, मूल केंद्र कहा जाता है या अपकेंद्र कहा जाता है, अपकेंद्र कहा जाता है। और इसके ठीक ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है, ठीक ऊपर लंबवत कुछ दूरी पर यहाँ पर अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है, लंबाई होता है। तो भूतल पर बिंदु जहाँ उद्गम केंद्र के समीप होता है, उद्गम केंद्र यही हुआ, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के समीप है, अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। अधिकेंद्र वह बिंदु है जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक नीचे, उद्गम केंद्र के नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। तो ये गलत नहीं, यहाँ नीचे नहीं होता है तो ऊपर होता है। आगे देखते हैं, मतलब 1 और 2 सही है। किसमें है, 1 और 2 अलग अलग, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिक जंक्शन के नाम से जाना जाता है। भारत, चीन और म्यांमार त्रिक जंक्शन जो होता है ना मुख्य रूप से, वह है दीपू दर्रा। दीपू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। वह भारत, चीन, म्यांमार का त्रिक जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और दीपू दर्रा जो है ना, भारत और म्यांमार के बीच यह परंपरागत दर्रा है जो वर्ष भर के लिए, भारत और म्यांमार के बीच स्पेशली वर्ष भर के लिए व्यापार के उद्देश्य से यह खुला रहता है। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, दीपू दर्रा पूछा जाता है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर क्या कहते हैं, वी.आर. अंबेडकर साहब के द्वारा प्रारूप समिति की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे, तो 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष को हटा करके जो है सदस्य जो था, अध्यक्ष को हटा करके 6 सदस्य थे। याद रखिएगा, अध्यक्ष समेत पूछेगा तो 7, अगर सदस्य सिर्फ पूछ रहा है तो 6, अध्यक्ष समेत 7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित करता है। राज्यसभा में अधिकतम जो है ना, अधिकतम की अगर बात किया, अधिकतम है 250, जिसमें कि 238 जो है सारे राज्यों से प्लस यूटी से, और प्लस इसमें कितना बच गया, 12 है। 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला और समाज सेवा और साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान में, इन 4 क्षेत्रों में जो है राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्टता के लिए इनमें मनोनीत किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो 245 सीट है वर्तमान में। अगर पूछेगा 245, प्रावधान 250 का, वर्तमान में 245। 238 जो है स्टेट है प्लस यूटी है, और 12 है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान अगर पूछेगा 245, ठीक है, उसमें 238 है, और अधिकतम होता है 250। इसमें भी क्या कहते हैं, 238 प्लस 12, तो 238 233 हो जाएगा। 233 और 12 फिक्स है, याद रखें, 12 घटाइएगा 233 रहेगा। अगला, लोक अदालत किसके अधीन होती है। लोक अदालत मुख्य रूप से जो है यह होता है विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। यह जो है 1987 में इसका गठन किया गया था। लोक अदालत जो मुख्य रूप से होता है ना, मैत्रीपूर्ण विवादों का निपटारा करने का एक वैकल्पिक जो है ना, वैकल्पिक यह व्यवस्था है, मैत्रीपूर्ण विवादों का निपटारा। और सबसे पहली अगर कहा जाए, अगर फर्स्ट लोक अदालत अगर कहा जाए, लोक अदालत सबसे पहली अगर कहा जाए तो 1982 में गुजरात में, कहाँ पे, 1982 में गुजरात में पहली लोक अदालत वहीं व्यवस्था किया गया था। किस भौतिक मात्रा का सीमेन मापक होता है। याद रखिएगा, सीमेन की अगर बात करें तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक सीमेन होता है। सीमेन मतलब विद्युत चालकता क्या होता है, विद्युत चालकता को जी से अगर सूचित किया जाता है, विद्युत चालकता बराबर होता है 1/R, प्रतिरोध का R होता है। तो मतलब 1/R, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो विद्युत चालकता का अन्य मात्रक क्या होता है, प्रति ओम भी होता है। प्रति ओम को ही हम लोग महो भी कहते हैं, या इसको ही सीमेन कहा जाता है। ये तीनों मात्रक जो है, यह किसका है, विद्युत चालकता का है। ये तीनों मात्रक परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा। नाभिकों में रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव जब क्षय होता है तो गामा किरणें जो होता है यहाँ पे उत्पन्न होती है। कौन सी किरणें होती है, गामा किरणें उत्पन्न होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमणित नहीं किया जा सकता, आकार में वापस नहीं लाया जा सकता, सिर्फ शब्द के पैटर्न को बदला, व्युत्क्रमणित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यह जो है मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन के विषय में बात कर रहा है। मतलब रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। देखो, रोटी को तवा पे सेक लिया कि फिर सेका रोटी से हम लोई बना सकते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही है, व्युत्क्रमित। इसको पुनः वापस अपने अवस्था में नहीं लाया जा सकता। हाँ, अगर आपने प्लेलिस्ट में BSSC स्पीडी साइंस करके है, मतलब बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए ना, सबका वह संग्रह है स्पीडी साइंस, वह 2 पार्ट में है। आप निश्चित रूप से देख लीजिए। उसका जो है टेलीग्राम, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से भी डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़िए और वहाँ
वहाँ पे सारे इसके पीडीएफ्स उपलब्ध रहेंगे। आप देखने के बाद निश्चित रूप से पीडीएफ से अभ्यास करिए, उसके बाद अगर फिर से दिक्कत हो तो पुनः आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है, बढ़िया से पढ़िएगा तभी। तो आप ऐसे करिएगा सोए हैं सो के देख रहे हैं तो वैसे नहीं होता ना जी। मैं तो उसको बढ़िया से बनाइए, खा उठ के बैठ करके बढ़िया से पढ़िए उसको, तब ना क्लियर होगा, तब ना याद होगा। नहीं तो बस एग्जाम आ रहा है जा रहा है फॉर्म भर रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे मत करिए। बी इसके साथ साथ में आप लोग अगर सीटेट और या बी एस्टेट या क्या कहते हैं सीटेट एस्टेट या बी एस्टेट भी फॉर्म भरे हैं तो उसको भी तैयारी साथ साथ में रखिए। उसके बाद बीपीएससी का तो करना है ही, लास्ट में तो यही है, समझ रहे हैं कि नहीं। लौह अचरक से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जैसे होता है ऑक्सीकरण होता है तो इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। लौह अचरक से लोहा विनिर्मित करने की क्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? जैसे लोहे में जंग लगना, यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब लौह अयस्क से जो है ना लोहा प्राप्त करना, यह अपचयन का उदाहरण है। और विद्युत अपघटन में क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित जो होता है ना धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश उत्पन्न होता है, यही होता है विद्युत अपघटन में। निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? क्षार का कौन सा नहीं खाता है? मेल खाता है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। खाता नहीं खाता बड़ा दिक्कत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें मेल जो खाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गलती हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी कहा जाता है, ये भी गलती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को विंडो क्लीनर, ये सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उसके पेलियंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? पेलियंटोलॉजी है ना, तो पेलियंटोलॉजी में मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवाश्म मतलब होता है पादप या जंतु, इन दोनों के जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी के इतिहास का जो है ना इतिहास का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहता है? नाभिक में तो रहता है, नाभिक के अतिरिक्त जो होता है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया में रहता है, याद रखिएगा डीएनए। माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी जो होता है डीएनए रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसलिए और माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। लेकिन डीएनए जो होता है कोशिकांग में डीएनए उपस्थित तो होता है, उसके अलावा कहाँ पर होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी रहता है और क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक विकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम है, बंधिता है, एड्स नहीं है। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है उसको ही अनुवांशिक कहते हैं। तो इसमें जैसे इसमें और कौन सा होता है? जैसे हीमोफीलिया आ जाएगा, हीमोफीलिया के बाद आएगा थैलेसीमिया आ जाएगा, थैलेसीमिया आ जाता है। थैलेसीमिया के बाद आपका होता है एक होता है पटाऊ सिंड्रोम है। ये सभी जो है ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी अनुवांशिक विकार हैं, ये दोनों के साथ साथ में। उसका देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? यह वाराणसी, जहाँ मोदी साहब जहाँ से एमपी हैं वहीं पे ये देव दीपावली मनाया जाता है। और कब? हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास जो है ना, कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, विरुद्धो जो है ना विरुद्धो नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो विरुद्धो नृत्य का संबंध मुख्यतः गुजरात से, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी मतलब क्या होता है? हाथ का शिल्प, हाथ के शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध होता है, या ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा जो होता है उसके लिए जो प्रसिद्ध होता है। तो इसमें तो नहीं है, इसका आप जो है ना मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में उपयुक्त में क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मुसलीपट्टनम है और तेलंगाना क्षेत्र भी है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन को भी तैयार करते जाइए क्योंकि ऑप्शन पूछा है, एग्जाम से संबंधित ऑप्शन है, इसलिए उसको तैयार करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? वर्ल्ड बैंक को जो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रूरल डेवलपमेंट, इसको IBRD के भी कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? वह कोसी नदी को जाना जाता है बिहार के शोक के रूप में। यह पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पूर्व दिशा से यह नदी जो होती है ना, अगर हम लोग कहा जाए तो ऐसे करके यहाँ से प्रवेश करती है, तो इसको इसलिए पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। यह हिमालय से अगर कहा जाता है गोसाई धाम, हिमालय के गोसाई धाम, समझे कि नहीं, गोसाई धाम से निकलती है और निरंतर वो मार्ग बदलती रहती है, इस कारण से इसे कोसी बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बंगाल का शोक पूछा जाएगा तो बताइएगा दामोदर नदी। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है? घने पतझड़ वन पश्चिमी चंपारण होता है। घने पतझड़ वन जो होता है ना, एक देखो पतझड़ वन बिहार में एक होता है आर्द्र पर्णपाती, याद रखिएगा आर्द्र पर्णपाती, एक होता है शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती कहाँ? जिसमें वर्षा 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो, और शुष्क पर्णपाती वन किसे जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ मुख्य रूप से जैसे होता है पश्चिमी चंपारण हो गया आर्द्र में, मतलब नमी ज़्यादा होता है। उसके बाद अररिया हो गया, उसके बाद पूर्णिया हो गया, उसके बाद किशनगंज हो गया, ये क्षेत्र हुआ। और शुष्क पर्णपाती में जैसे हो गया कैमूर, जिसको भभुआ कहते हैं, कैमूर हो गया। कैमूर के बाद आपका रोहतास हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया। अगला देखते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी
क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बिहार के उस क्रांतिकारी के विषय में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फणींद्र घोष भी लिया था और उसके साथ साथ में आपका जो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें और इसके अलावा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके अलावा भी जो भाग लिए थे ना, वो लिए थे सचिंद्र सान्याल। कौन लिए थे? सचिंद्र सान्याल साहब थे। उसके बाद जोगेंद्र नाथ थे। उसके राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा जो है बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। बिहार के कितने पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? पुलिस रेंज विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है मुख्य रूप से 9 जगहों पर निर्माण किया जाएगा। इसका संबंध इसका जो है ना मुख्य रूप से निष्पक्ष एवं स्पष्ट जांच पड़ताल ताकि हो। निष्पक्ष व स्पष्ट जांच पड़ताल हो, पुलिस कार्रवाई में जांच पड़ताल हो। इस तरीके से सेट को कंप्लीट करा दिया गया है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट एग्जाम के या बीपीएससी की, आप उसे निश्चित रूप से इस चैनल को उसे शेयर करिए, ताकि हमारी टीम का जो है लगातार प्रयास करने में, लगातार अच्छे कंटेंट लाने में उसका भी मनोबल बना रहे और लगातार कंटेंट लाते रहे। अगर इस तरह का आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्दी मैथ रीजनिंग का एक मात्र 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास सीरीज कराया जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो अगर लगातार कमेंट में डिमांड बढ़ते रहा, अगर मेंबर्स बने, उसके बाद लगातार हुआ तो निश्चित रूप से जारी किया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अंतिम समय में सिर्फ यही होता है कि आप कहीं फाउंडेशन किए हैं मतलब नहीं है, आप कितना अधिक प्रैक्टिस किए हैं मतलब यही है, यही आपका रिजल्ट निर्धारित करता है। चलिए आज के अंक में, अभी के इस अंक में बस इतना ही, और मिलते हैं अब अगले टेस्ट 10 में। धन्यवाद, लगे रहिए। जय हिंद।